गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और टॉपिक, क्लास 10th का अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का जो अपना पाठ चल रहा था, अध्याय चल रहा था, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने मानव तंत्र का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे बड़ा सवाल बनता है, वह पूरा कर चुके हैं। और पहले इस लेसन के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। भोजन के बारे में हमने चर्चा की थी, तो उसको वापस एक रिवाइज कर देते हैं कि भोजन के बारे में हमने क्या चर्चा की कि भोजन क्या होता है। तो हम जिन पदार्थों को ग्रहण करने से क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है और कार्य करने की क्षमता तथा रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्राप्त होती है, वो सभी हमारे भोजन कहलाते हैं। उन सभी जिन पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद हमने भोजन के अवयव पढ़े थे कि जिन पदार्थों से मिलकर हमारा भोजन बनता है उसे अपन भोजन के अवयव कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था भोजन के प्रकार के बारे में। भोजन 3 प्रकार के हमने उनकी अवयवों की निश्चित मात्रा और अनुपात के आधार पर, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव निश्चित अनुपात में और निश्चित मात्रा में हो, तो वह भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। और ऐसा भोजन जिनमें ये सभी पदार्थ भोजन के अवयव की ना तो कोई मात्रा निश्चित हो, ना कोई अनुपात निश्चित हो, यानी अनिश्चित मात्रा और अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन। इसी तरह हमने एक और कुपोषण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कुपोषण में हमने पढ़ा था कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के एक या एक से अधिक अवयव क्या हो, पूर्णतया अनुपस्थित हो। बिल्कुल उस भोजन में हमने जो भी खाना खा रहे हैं उसमें उपस्थित ना हो, उसे अपन कुपोषण कहते हैं। इसके बाद हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के बारे में। ठीक है, इनके वैज्ञानिक नाम और इनसे होने वाली कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था प्रोटीन कुपोषण का, जो बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रोटीन कुपोषण की कमी से, यानी ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की पूर्णतया कमी हो, उसे अपन प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और इससे 2 रोग होते हैं, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस रोग। क्वाशियोरकोर रोग ऐसा रोग है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे भोजन में अगर प्रोटीन की कमी हो तो क्या होता है, क्वाशियोरकोर रोग होता है। इसी तरह हमने मेरेस्मस रोग पढ़ा था, जिसमें होता यह है कि प्रोटीन के साथ साथ उसमें ऊर्जा की भी कमी होती है। और इन रोगों के लक्षण के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, इस अध्याय को। इस अध्याय में मैं अब आपको जो भी टॉपिक वाइज नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, उस क्वेश्चन को और आंसर के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन और आंसर जैसा बोर्ड के पीछे आपको दिखाई दे रहा है, आपको इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। देखिए आप, तो शुरू करता हूं मैं। शुद्ध पानी उचित मात्रा में पीने के लाभ क्या क्या है। सवाल आ गया, मान लो शुद्ध पानी है, जो हमारा जो शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी के गुण हमने पढ़े थे। ऐसा पानी जिसमें क्या होनी चाहिए, आंखों से दिखने वाली अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, किसी पेड़ पौधे का कचरा नहीं होना चाहिए, आंखों से दिखने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, उनका पीएच संतुलित होना चाहिए, यानी उदासीन होना चाहिए, ना तो उसका पीएच शांत होना चाहिए। और एक चीज हमने पढ़ी थी, पर्याप्त मात्रा में उस पानी में क्या हो, ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। अब ऐसे शुद्ध पानी को पीने से हमारे शरीर में क्या लाभ होता है, तो देखते हैं। शरीर में रहने वाले क्या होता है, शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं। अपन जो भी शुद्ध पानी पीते हैं, वो शुद्ध पानी क्या करता है, हमारे शरीर से जो वापस मूत्र के रूप में पानी बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है, उसके साथ जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, यदि हम शुद्ध पानी पीते हैं। और अगर वही हमने अशुद्ध पानी पिया तो वो उसमें कई सारे सूक्ष्म जीव और कई सारी अशुद्धियां होंगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा शरीर और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। फिर पर्याप्त पानी से शरीर में चुस्ती व ऊर्जा रहती है। हम कंटिन्यू लगातार, जब भी हमारे शरीर को महसूस होता है, प्यास लगती है हमें, तो हम लगातार क्या करते हैं, पानी पीते रहते हैं। उस पानी से चुस्ती व ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहती है। पानी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। जो पानी होता है उससे शरीर में क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता लगातार बनी रहती है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर पर चर्बी नहीं जमती।
जो भी हैं हम लगातार पर्याप्त पानी अर्थात ऐसा पानी कि हाँ जितनी हमारे शरीर को जरूरत है उतना ही पानी पीना, ना तो कम पीना ना ही ज़्यादा पीना। पर्याप्त पानी पीने से क्या होता है, शरीर पर किसी प्रकार की चर्बी नहीं जमती अर्थात मोटापा नहीं आता है। व्यक्ति जो तंदुरुस्ती रहती है पर्याप्त पानी पीने से, प्लस उस शरीर व्यक्ति के शरीर पर क्या होता है, मोटापा नहीं आता है। फिर शरीर को एलर्जी नहीं होती है, शरीर को एलर्जी नहीं होती है या किसी प्रकार की खुजली या किसी भी जो पराग कण है, धूल मिट्टी के कण हैं, ठीक है, अगर कंटिन्यू हम पर्याप्त पानी पीते रहते हैं तो क्या होता है कि कभी भी हमें एलर्जी नहीं होती है। क्योंकि अशुद्धि वाले जैसे अपन कोई देखते हैं किसी को तो धूप में जाता है तो एलर्जी, उसकी त्वचा जलने लगती है, कोई धूल मिट्टी में जाता है तो उसको छींके खांसना ये सब आने लगते हैं, किसी को श्वास आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ये पर्याप्त पानी नहीं पीने के कारण होती है। अगर अपन ये पर्याप्त पानी पीते हैं तो शरीर को किसी प्रकार की खाज, खुजली, जलन, इस प्रकार की एलर्जी का महसूस नहीं होती, एलर्जी नहीं होती है। फिर अगर अपन गंदा पानी पी ले तो दूषित जल के दुष्प्रभाव बताइए, यानी अपन गंदा अशुद्ध पानी पीते हैं तो उससे हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है। अपन कुछ भी लिख सकते हैं इसमें बहुत सारी, क्योंकि हम ज्यादातर जो बीमारियां होती है वो पानी से फैलती हैं और दूषित पानी हमारे लिए हानिकारक ही है। फिर भी अपन कुछ एक लाइनें, जैसे दूषित पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो भी होता है दूषित पानी, चाहे तालाब का हो, चाहे नदी का हो, चाहे कहीं का भी हो, अगर उसमें कचरा है, वो अशुद्ध पानी है, तो इसका मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार के क्या होंगे, सूक्ष्म जीव तो होंगे। दूषित पानी, सूक्ष्म जीव तो होंगे, दूषित पानी में बीमारियां फैलाने वाले जीव तो होंगे। तो दूषित पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जिनसे कई सारी बीमारियां फैलती हैं, इनसे कई सारी बीमारियां फैलती हैं, अनेक छोटी बड़ी बीमारियां, संक्रामक बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से, साथ रहने से, साथ खाने से फैलती है। ऐसी कई सारी बीमारियां एक जल से, अशुद्ध पानी पीने से फैलती हैं। फिर वायरल संक्रमण होता है। वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण का मतलब ऐसा रोगों के फैलने का ऐसा तरीका जिसमें बहुत ही तेज गति से रोगी फैलते हैं। यानी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूना या ऐसे नहीं बनता, सीधा जैसे ही व्यक्ति ने खांसा वो हवा में उसके कीटाणु गए और वो फैलते फैलते कहीं ना कहीं आगे चले जाते हैं और लगातार बहुत तेजी से फैलते हैं। जैसे हैजा, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड आदि ये रोग हैं ऐसे जिसमें क्या होता है, ये वायरल फैलते हैं, बिल्कुल वायरल की तरह, जैसे एक वायरस। इसका उदाहरण राजस्थान में फैला नारू रोग है। कई साल पहले राजस्थान में एक नारू रोग फैला था, ठीक है। इसका रोगजनक का नाम, यानी जो जिसके काटने से या जिस रोगाणु द्वारा ये नारू रोग फैलता है, उस रोगजनक का नाम है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। आज से 1.5 साल 2 साल पहले ये सवाल पूछा गया था 1 नंबर में कि नारू रोग का रोगजनक का नाम क्या है, तो ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। इसमें क्या होता है कि दूषित पानी के साथ ये जो कृमि के रूप में, यानी छोटे से जीवाणु के रूप में शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के अंदर जाकर अपनी वृद्धि करता है। फिर वहीं पर जनन करता है ये रोग जनन, जिससे वह अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। अपनी संख्या को बढ़ाने के कारण फिर कई सारे हमारे अंदर ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस नामक जीवाणु हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि फिर जब वो पूरे परिपक्व हो जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर जगह जगह से हमारी शरीर की त्वचा को खाने लगते हैं और काट कर जो फुंसी होती, जहाँ से यहाँ से निकला है कुछ तो वहाँ से एक फुंसी के रूप में निकल वो जीवाणु शरीर के बाहर आता है और फिर यहाँ पर घाव पर रस्सी पड़ जाती है, ठीक है, मवाद आ जाता है, जिसे हिंदी में मवाद कहते हैं और नॉर्मल भाषा में अपन रस्सी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जिससे क्या होता है, उससे होता यह है कि फिर जहाँ भी जिस अंग पर वो फुंसी, वो फफूंद आती हैं, ठीक है, जहाँ से रस्सी निकलती है वहाँ पर वो अंग धीरे धीरे काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इंपॉर्टेंट है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। किसका रोगजनक का नाम है, नारू रोग का। अब अगला सवाल देखिए, बीएमआई के आधार पर मोटापा समझाइए तथा मोटापा के कारण, यानी इसके कारण मतलब मोटापा के कारण क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, शरीर भार सूचकांक बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई,
बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक का अर्थ होता है मानव का भार व लंबाई का अनुपात, यानी मानव की लंबाई कितनी है, मान लो 2 मीटर की लंबाई है हमारे शरीर की और मेरा वजन 60 है जी, तो इसका अनुपात भार बटा लंबाई, बीएमआई बराबर भार बटा लंबाई होता है। ठीक है, जैसे ही भार बटा लंबाई, तो अपन इसको काटते हैं तो क्या निकलता है, 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो यानी शरीर भार सूचकांक का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर के भार व लंबाई का अनुपात क्या होता है, बीएमआई कहलाता है। अब बीएमआई के आधार पर यदि हमारा शरीर, किसी भी व्यक्ति के शरीर का जो 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आता है, यानी किसी व्यक्ति की जो लंबाई कितनी है और उसका भार कितना है, दोनों का अनुपात निकाला जाए और उसका मान 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तक आए या इससे कम आए, तब क्या होता है, वजन होने पर मोटापा पूर्व स्थिति है, यानी ये मोटापा से जस्ट पहले की स्थिति है। इस टाइम पर हमें हमारे शरीर को कंट्रोल करना चाहिए, उस व्यक्ति को शरीर पर कंट्रोल करना चाहिए, उसका वजन बढ़ने नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये मोटापा पूर्व या मोटापा से जस्ट पहले की स्थिति, और यदि वजन 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो वह स्थिति मोटापा की स्थिति है। यदि मेरी लंबाई 2 मीटर है और मेरा वजन 30 किलोग्राम है, सॉरी 60 या 65 किलोग्राम है, काटते हैं तो अपन 32-33 किलोग्राम प्रति मीटर आता है, तो मैं मोटा हूं। यदि मेरी लंबाई 2 किलोग्राम हो, सॉरी 2 मीटर हो, यदि मेरी बीएमआई का मान 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो मैं मोटापा के अंतर्गत आता हूँ। इससे कम है, 25 से कम है, तो वो जस्ट मोटापा से पहले की स्थिति। अब मोटापा के कारण क्या है, चर्बी युक्त भोजन खाना, जो भी चर्बी वाले मांस, मछली जिसमें बहुत ज्यादा चर्बी पाई जाती है, वो खाने से क्या आता है, मोटापा आता है। जंक फूड और कृत्रिम फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले फूड, यानी वो फूड नहीं, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले फूड का मतलब होता है कि जो मनुष्य बनाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जो भी चाइनीज आइटम है जो मनुष्य बना, उनमें जंक फूड यानी फैट की मात्रा, वसा की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि वो टेस्टी बनाने के लिए, उन चीजों को टेस्टी बनाने के लिए उसमें वसा बहुत ज्यादा मिलाते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके कारण यह होता यह है कि हमारे शरीर पर वो वसा शरीर में त्वचा के नीचे जमती रहती है और हमारा मोटापा बढ़ता रहता है, हम मोटे होते जाते हैं। कम व्यायाम करना, जो व्यक्ति सिर्फ खाना ही खाने में ध्यान रखता है, व्यायाम कुछ नहीं करता, बस खाया पिया सो गया, कोई भी काम, या फिर कुछ ऐसे ऑफिसों में काम करने वाले व्यक्ति जो सुबह खाना खा के निकलते हैं, पूरे दिन कंप्यूटर बैठ के काम करते हैं, यानी स्थिर जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल ना तो हिलते हैं ना डुलते हैं, सुबह गए 10 बजे, शाम को 5 बजे वहां से उठे, कोई फेरना गिरना नहीं, वापस घर आए, सो गए, बस कोई फेरना घूमना, किसी तरीके का व्यायाम नहीं होता ना, वो होते हैं कम व्यायाम के कारण मोटापा आ जाता है। फिर स्थिर जीवन यापन यानी एक जगह बैठे रहते हैं, बैठकर काम करने वाले, और आउटो अल्प सक्रियता, यानी हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसको अपन आउटो ग्रंथि कहते हैं, उसकी अल्प सक्रियता, यानी वह अगर ढंग से कार्य ना करे, वह अगर क्या करे, ढंग से कार्य ना करे, तो इसे अपन क्या कहते हैं, अवटु अल्प सक्रियता। ये अल्प अल्प सक्रियता से क्या होता है, इसके अंदर से जो थायराइड हार्मोन निकलता है उसकी कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है। तो अब तक हमने देखा शुद्ध पानी उचित मात्रा में पीने से लाभ क्या क्या है उसके बारे में पढ़ा, दूषित पानी के दुष्परिणाम क्या है, दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर क्या हो सकता है, और बीएमआई के आधार पर मोटापा समझाइए, इसके कारण हमने पढ़े, मोटापा का कारण और बीएमआई के आधार पर मोटापा। ये अभी तक इंपॉर्टेंट सवाल 3 क्वेश्चन, इसके आगे अपन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। रक्तचाप क्या है?
समझाइए। अब रक्तचाप क्या है? बड़ा सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल। इसमें से लगभग, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रक्तचाप में से, उसमें से लगभग सवाल बनने के चांसेस इस बार बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसके सवाल पूछे भी गए हैं इस बार में से अब तक। ठीक है, तो रक्तचाप क्या है? रक्तचाप क्या है? इंग्लिश में इसको बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, यानी खून का दबाव, रक्त का दबाव या रक्तचाप क्या है। अब क्या होता है रक्तचाप? तो देखिए, रक्त के रक्त के वाहिकाओं में बहने से, रक्त के वाहिकाओं में बहने से नसों की, यानी वाहिकाओं की दीवारों पर लगने वाला दाब, यानी दीवारों पर लगने वाला जो दाब होता है वह क्या होता है? रक्तचाप कहलाता है। अर्थात जो हमारी शरीर में जो वाहिकाएं हैं, जो खून को लाने ले जाने का, रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती हैं, वो जब रक्त इन नसों में बहता है तो बहता हुआ क्या करता है? इनकी दीवारों पर, इन वाहिकाओं की दीवारों पर क्या करता है? दबाव लगाता है, दाब लगाता है। उस दाब को अपन रक्तचाप कहते हैं। उस दाब को अपन क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। अब इस रक्त को, चाप को नापने का, यानी दबाव है, दाब को अपन माप सकते हैं, तो इस रक्तचाप को मापने का जो यंत्र होता है, रक्तचाप को मापने का यंत्र, जिसे सामान्य भाषा में रक्तचाप मापी कहते हैं, और इसका सही नाम होता है स्फाइग्नोमेनोमीटर। एक नंबर का सवाल में पूछा जा सकता है कि रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है उसका क्या नाम है? तो रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमेनोमीटर। आगे देखिए, अब रक्तचाप, इस दाब के आधार पर जो हम रक्तचाप मापते हैं उसको अपन देखते हैं कई बार कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल, तो वो हमारे शरीर का, अपन ने जो भी शर्ट वर्ट पहना होता है उसको ऊपर करता है यहाँ से, फिर यहाँ पर एक पट्टी बांधता है, फिर एक हवा भरने वाला यंत्र होता है, उसमें ऐसे खुला हुआ रखा जाता है, कुछ ना कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ एक नली होती है, इस नली में पारा भरा हुआ होता है। ठीक है, फिर यहाँ से एक पट्टी होती है जो व्यक्ति के हाथ पर बांधी जाती है, और एक साइड इधर होता है, इधर जो एक पंप होता है जिससे वह हवा भरता है, गैस भरता है। जैसे जैसे वो हवा भरता है ये पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है और पूरा यहाँ तक वो चढ़ा देता है हवा भर के। फिर मनुष्य के हाथ को यहाँ से पकड़ता है, अपने हाथ को, या फिर कान में डालकर उसकी चेस्ट को पकड़ता है। यहाँ पर जो कान में डालकर जो सुनने वाला होता है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, वो कान में डाल के यहाँ से हृदय की धड़कन सुनने का जो यंत्र होता है, धड़कन सुनने का, यहाँ पर लगाकर वो सुनता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक वॉल होता है, यहाँ पर जस्ट इस वॉल को खोलता है वो, फिर ध्यान से सुनता है। फिर जहां धीरे धीरे ये हवा जैसे जैसे निकलती है ये पारा नीचे आता है, और जिस अंग पर, जहां पर एक स्थान ऐसा आता है जहां पर ये धीरे धीरे निकलता है, उसे अचानक हृदय की धड़कन की आवाज सुनाई देती है, धक धक, वो उसको नोट कर देता है। फिर धीरे धीरे और नीचे आने देता है, और जहां पर एक समय ऐसा आता है उस मार्ग पर आकर क्या होता है, वापस वो हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, उसको भी नोट कर लेता है। यह जो जहां पर व्यक्ति को, डॉक्टर को आकर क्या वो ध्वनि सुनाई देती है, उसे अपन सिस्टोलिक दाब कहते हैं।
सिस्टोलिक दाब कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जहां पर ये ध्वनि की धड़कन की आवाज जो सुनाई देना बंद हो जाती है उसे डाई सिस्टोलिक दाब कहते हैं। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। इस आधार पर हम इस रक्तचाप मापी में दो दाब मापे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो सिस्टोलिक होता है और सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 मिलीमीटर होता है, ml होता है, मिलीमीटर। ठीक है। इसमें जो ऊपर वाला दाब होता है वो सिस्टोलिक दाब होता है और नीचे वाला जो दाब होता है वो डायसिस्टोलिक दाब होता है। तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टोलिक दाब के बारे में क्या होता है जब हृदय द्वारा रक्त को कहीं भेजा जाता है। हृदय द्वारा क्या किया जाता है? रक्त को भेजा जाता है। अर्थात जैसे ही हृदय से जो रक्त निकलता है, ठीक है, तो वह तेज गति से, यानी जो हृदय अपन ने पढ़ा था इस प्रकार से 4 भागों में, ठीक है, यहाँ जो बायां नीले था वहां से हृदय से रक्त निकलता है, तो ये जो धमनियां होती है वो आगे धमनियों से जुड़ी होती है। वो बारीक और संकरी नलिकाएं होती हैं, यानी बहुत ही पतली, उसके व्यास बहुत ही इन नलिकाओं का कम होता है, जिससे जैसे ही इनमें जो रक्त बहता है तो एक दबाव लगता है, यानी ये जो मांसपेशियां होती है हृदय की वो पिचकती है, जिससे रक्त पर दबाव लगता है और वह गति करता है। और वह रक्त गति लगाता हुआ इन नसों पर, इन धमनियों पर क्या करता है? दबाव लगाता है। उस दबाव को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दाब कहते हैं। अर्थात देखिए हाँ, यानी हृदय की मांसपेशियों के संकुचन से, हृदय की मांसपेशियों के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? सिस्टोलिक कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक दाब कहलाता है। यह सामान्यतः 120 होता है, यानी ये जब ताप मापी में जो नॉर्मल रक्तचाप का माप होता है, रक्तचाप मापी में तो उसमें जो मान आता है 120/80। ये जो ऊपर वाला जो सामान्य मान होता है, सर्वाधिक सामान्य जो मान होता है 120 से 180, 120 होता है। और ये सामान्य स्थिति में थोड़ा सा देखो, भले ही 90 है, 110 से 130 के बीच भी हो जाए, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा, तो भी अपन इसे सामान्य मान सकते हैं। दूसरा डायसिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक क्या होता है? ठीक है, जब यहाँ पर संकुचन होता है मांसपेशियों में, हृदय की मांसपेशियों में, तो धमनियों पर, दीवारों पर दाब लगता है, जिसे अपन सिस्टोलिक दाब कहते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां वापस शीतलन की अवस्था, अपनी सामान्य अवस्था में आती है, तब क्या होता है? दीवारों पर, तब वो दाब धीरे धीरे कम हो जाता है वापस। फिर जब ये हृदय की मांसपेशियां शीतल अवस्था में आने के बाद जो धमनियों पर दाब लगता है वापस, वह होता है डायसिस्टोलिक दाब। अर्थात हृदय की मांसपेशियों में संकुचन के बाद पुनः
शीतलन होने पर होने से धमनियों पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? डायसिस्टोलिक दाब। डायसिस्टोलिक दाब कहलाता है। डायसिस्टोलिक दाब कहलाता है। और ये सामान्यतः क्या होता है? 80 होता है, जो नीचे वाला होता है। यह लगभग 60 से 80 के बीच हो, तब तक इसको अपन क्या मानते हैं? नॉर्मल मानते हैं, सामान्य मानते हैं। क्या होता है आगे देखिए और थोड़ा इसके बारे में जो अपन ने पढ़ा। रक्तचाप क्या है समझेंगे तो रक्त के वाहिकाओं में बहने से वाहिकाओं की दीवारों पर लगने वाला जो दाब होता है उसे अपन रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप को मापने का जो यंत्र होता है रक्तचाप मापी स्पाइनोमेनोमीटर होता है। सिस्टोलिक हृदय की मांसपेशियों के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर लगने वाला जो दाब होता है उसे अपन सिस्टोलिक दाब कहते हैं। डायसिस्टोलिक हृदय की मांसपेशियों के संकुचन के बाद, जब एक बार संकुचन हो गया तब दाब जो लगा वह सिस्टोलिक था। अब संकुचन के बाद वापस भी तो शीतलन अवस्था में आती है, नॉर्मल अवस्था में आती है मांसपेशियां। जब मांसपेशियां वापस पुनः शीतलन की अवस्था में आती हैं होने पर धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगता है उसे डायसिस्टोलिक कहते हैं। पूछ ले किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है तो उसका सामान्य रक्तचाप 120 से 180 mm होता है। यानी इसको ऐसे लिखते हैं Hg/mm। Hg का मतलब हाइग्रेंसियम मरकरी, जो इसके अंदर पारा भरा होता है उसका मान है मिलीमीटर, पीछे मिलीमीटर। इसके बाद अपन देखते हैं आगे थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं अब थोड़ा सा देखते हैं। इस रक्तचाप को आज पूरा कर देते हैं अपन। क्या होता है? रक्तचाप के जो मान थे वो 2 थे। रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। जो रक्तचाप होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो निम्न रक्तचाप, और एक होता है उच्च रक्तचाप। कैसे होता है देखो। निम्न रक्तचाप क्या होता है और उच्च रक्तचाप? निम्न रक्तचाप का मतलब जब धमनियों का दीवारों पर लगने वाला जो दाब होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। बहुत ही कम का मतलब जो धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगता है 120/80 जो रक्तचाप है, यह जब नीचे वाला जो मान है वो क्या हो जाए 60 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 60 से कम हो जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? निम्न रक्तचाप की स्थिति कहते हैं। अब इस निम्न रक्तचाप यानी फिर इस निम्न रक्तचाप का सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ यह है कि निम्न रक्तचाप होता कब है? जब वाहिकाओं में, धमनियों में जो रक्त है वो धीमी गति से बहता है। ठीक है, धीमी गति से बहता। अब जब ये धीमी गति से बहेगा तो रक्त के साथ हम जानते हैं जो गैसें होती हैं O2 गैस, ठीक है, और जो पौष्टिक आहार होते हैं जो पाचन तंत्र में अपन भोजन से निकालते हैं, तो पौष्टिक जो आहार चीजें होती है, पोषक तत्व, वह निश्चित अंग पर समय तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी जल्दी टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा कि उन अंगों की जो क्रियाशीलता है काम करने की, अब रक्त के साथ ऑक्सीजन जा रही है, पौष्टिक पदार्थ जा रहा है, अब मुझे इस हाथ को हिलाना है लेकिन मेरा निम्न जो रक्तचाप है वो बिल्कुल निम्न हो गया है। निम्न रक्तचाप है तो जो भी खून यहाँ से रक्त हृदय से निकलेगा पोषक पदार्थ को लेकर, ये काम करवाने के लिए मेरे को इस हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है। लेकिन ये कब होगा? जब वहां पर रक्त और पोषक तत्व और ऑक्सीजन टाइम पर पहुंचेंगे। लेकिन जो व्यक्ति निम्न रक्तचाप की स्थिति में होता है, मुझे मान लो निम्न रक्तचाप है, तो क्या होगा कि यहाँ तक खून पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत धीरे पहुंचेगा। ये थोड़ा थोड़ा उठेगा,
और धीरे कार्य करेगा, यानी अल्प सक्रियता हो जाएगी, अंग कार्य करना बंद कर सकते हैं। निम्न रक्तचाप में क्या होता है कि जब धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब 140 से अधिक हो जाता है, 140 से अधिक हो जाता है, जब ये दाब क्या हो जाता है 140 से अधिक हो जाता है। अब ये कब होता है? ये उच्च रक्तचाप के जो कारण क्या है, सवाल कई बार पूछा जाता है, उच्च रक्तचाप के कारण क्या है? उच्च रक्तचाप का कारण है एक तो स्थिर जीवन यापन। स्थिर जीवन यापन, इससे क्या होता है, मोटापा आता है। मोटापे के वाले व्यक्ति को जो मोटा होता है उसका रक्तचाप बीपी हाई होती है, हमेशा ऊंची होती है। स्थिर जीवन यापन का मतलब है एक ही जगह पर बैठे रहना और वहीं बैठे काम करना, कहीं घूमने फिरना कुछ भी ना होना, स्थिर जीवन यापन। फिर वही जंक फूड और जंक फूड, चर्बी फूड, कृत्रिम फूड खाना, जो भी जंक फूड अपन खाते हैं, यानी जंक यानी जो भी अपन ये जो बर्गर, पास्ता, पिज्जा, ये जो ज्यादा चर्बी वाले और ज्यादा चर्बी वाले फूड कौन से, जैसे जो भी मांसाहारी आइटम होते हैं वो सब खाते हैं, तो क्या होता है, हमारा मोटापा बढ़ता है, जिससे रक्तचाप उच्च होता है। फिर कम व्यायाम होना, व्यायाम कम होना, शरीर में बिल्कुल भी सुबह शाम कभी भी व्यायाम नहीं करना, वॉक पर भी नहीं जाना, ठीक है। अब इन सब से क्या होता है, उच्च रक्तचाप की हमें समस्या होती है। फिर क्या होता है, और भी कारण है, जैसे कम नींद लेना। नींद जो हमारी 6 से 8 घंटे के बीच होनी चाहिए, कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे वो नींद कम लेना, ठीक है। हाँ, अनिद्रा, फिर खेलकूद की कमी, बच्चों में खेलकूद की कमी, इन सब से होता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप के ये तो सब क्या थे, कारण थे। अब इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, बचाव के लिए हमें पोटेशियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन करना। क्या करना, पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन करना, ठीक है। यानी ऐसा भोजन, ऐसा खाना खाना जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता हो। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट चीज जो डिब्बेबंद सामग्री होती है, डिब्बेबंद सामग्री का क्या होता है, डिब्बेबंद सामग्रियां जो भी होती है, जो डिब्बों में पैक हम खाना बाहर से लाते हैं, उनका उपयोग कम कर देना चाहिए, इनसे उच्च रक्तचाप बढ़ता है, ठीक है। फिर जो गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान, ये सेवन जो करते हैं वो, उनमें ये रक्तचाप की समस्या, उच्च रक्तचाप की समस्या होती है, तो उनको तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान और नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले शुद्ध पानी के गुण, उसके बाद दुष्परिणाम अशुद्ध पानी के, फिर बीएमआई के आधार पर अपन ने पढ़ा था कि मोटापा क्या होता है, इसके कारण क्या है, फिर अपन ने रक्तचाप के बारे में आज जानकारी ली। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। इसके आगे का जो पार्ट है उसमें जो टॉपिक है नशीले पदार्थों के बारे में, उसके बारे में, खाद्य पदार्थों में मिलावट और नशीले पदार्थ, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे आने वाली क्लास में। थैंक यू।